स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है केमिकल एनर्जेटिक्स में, दैट इज इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आई थिंक ये मॉडर्न वाली बुक्स में नहीं दिया है। अगर आपने मॉडर्न वाली बुक्स खरीदी हैं तो ये मैंने अपने आप तैयार किया है, तो आपने इसके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं इस टॉपिक के, क्योंकि ये टॉपिक नया भी है और ये आपकी बुक्स में भी शायद नहीं दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट टॉपिक बचा है अब आपका, दैट इज इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। When a solute is dissolved in a solvent, heat may be absorbed or released. Actual amount of heat absorbed or released per mole of the solute depends upon the फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेरी सिंपल टॉपिक, जब सबको पता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। कितना अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, जो फाइनल कंसंट्रेशन बनी सॉल्यूशन की जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो उस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि हीट एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी, और कितनी एब्जॉर्ब होगी या कितनी रिलीज होगी। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज इंटीग्रल एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द टोटल और इंटीग्रल एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक मोल किसी सॉल्यूट का जब आप डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट की डेफिनेट अमाउंट में, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, ठीक है, तो तभी आई एम सेइंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप बोल रहे हो कि जब एक मोल किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व किया जाए इन डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल या टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो डेफिनेट अमाउंट आप सॉल्यूट का डाल रहे हो 1 मोल और सॉल्वेंट का भी डेफिनेट अमाउंट ले रहे हो आप, तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज टोटल और इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। थस व्हेन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज रिपोर्टेड, number of moles of solvent used to dissolve 1 mole of the solute must be indicated। तो जब भी आपने ये बताना है कि इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपने 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट में डिसॉल्व किए, वो भी आपको इंडिकेट करना पड़ता है। और अगर आप ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं बनाते हो, इफ नो सच इंडिकेशन इज मेड, इट इज अज्यूम्ड दैट 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एन इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब आप इंडिकेट कर रहे हो कि 1 मोल सॉल्यूट का इतने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल और टोटल एंथैल्पी चेंज, राइट। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का अमाउंट इंडिकेट नहीं कर रहे हो तो हम ये बोल देते हैं कि 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्टूडेंट्स बस ये 2 चीज़ें हैं इसमें, एक हो गया टोटल या इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब आप सॉल्वेंट का अमाउंट भी बताओ कि क्या अमाउंट है उसका, आपका डेफिनेट अमाउंट है। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का डेफिनेट अमाउंट नहीं बता रहे हो तो आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइटली अमाउंट में डाल रहे हो, तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सिंपल सा है, जैसे 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 मोल्स ऑफ वाटर, तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज एंथैल्पी चेंज, हीट एब्जॉर्ब्ड इज 18.58 किलो जूल। उसी तरह से जब 1 मोल HCl का डिसॉल्व हो रहा है 200 मोल्स ऑफ वाटर विच इज ए सॉल्वेंट, तो एंथैल्पी चेंज इज -72.90, मतलब 72.90 किलो जूल एनर्जी इज हीट इज इवॉल्व्ड। तो इसको क्या बोलूँगी मैं, दिस इज टोटल और इंटीग्रल एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट अमाउंट है सॉल्वेंट का दैट इज 200 मोल्स ऑफ वाटर। तो यही लिखा गया है कि दिस इज इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl पर मोल इन 200 मोल्स ऑफ वाटर एंड HCl per mole in 200 moles of water
is 18.58 and minus 72.90 respectively. This is integral or total enthalpy of solution. अब मैथमेटिकली इसको कैसे बताते हैं? मैथमेटिकली सपोज करो N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास क्या हो गया, H2 नॉट एंड H1 नॉट आर द मोलर हीट कंटेंट. मोलर हीट कंटेंट मीन्स एंथैल्पी. ये प्योर सॉल्यूट का है, ये प्योर सॉल्वेंट. प्योर मीन्स जब आपने उन दोनों को आपस में डिजॉल्व नहीं किया है. तो सॉल्यूट का मोलर हीट कंटेंट है H2 नॉट और सॉल्वेंट का है H1 नॉट. ठीक है, तो जो H है दैट इज द हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का, प्योर का, राइट. जब आपने दोनों को मिक्स किया तो हीट कंटेंट आया H एंड दैट इज ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब आप क्या बोल रहे हो, तो अब आप बोल रहे हो तो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हुआ डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अभी देख लिया आपने क्या है, H माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट क्या आई, सॉल्यूट इज N1 H1 नॉट और सॉल्वेंट हुआ N2 H2 नॉट. बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स में आपने इसको पुट किया, एंथैल्पी को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया. सॉल्यूशन की एंथैल्पी H है, सॉल्यूट की N1 H1 नॉट हो गई, सॉल्यूट की N2 H2 नॉट. वो आपने पहले सपोज कर लिया था कि N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो H इज माइनस N1 H नॉट माइनस N2 H नॉट. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एज वेल एज N1 कांस्टेंट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स. तो आपने इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट किया. स्टूडेंट्स, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, ये हम इक्वल टू ले रहे हैं Q2 बार, दैट इज डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू पार्शियल और डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ये Q2 बार है, तो Q2 बार क्या है, डेल डेल्टा H और डेल N2 N1, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये वाली टर्म किसके इक्वल ले रहे हैं आप, H2 बार के. ठीक है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के हैं H2 बार, तो Q2 बार इज इक्वल टू H2 बार माइनस H2 नॉट. ठीक है, तो आपके पास आ गया दिस इक्वेशन फॉर सॉल्वेंट. ठीक है, ये किसके लिए बनी, आपकी इक्वेशन बन गई Q2 बार इज इक्वल टू H2 बार माइनस H2 नॉट, क्योंकि इसको भी आपने किसके इक्वल कर लिया, H2 बार के. ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन. यही इक्वेशन सॉल्वेंट के लिए क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये Q1 बार इज इक्वल टू H1 बार माइनस H1 नॉट. मतलब पहले आपने N1 को कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया. अब आप N2 को कांस्टेंट कर लो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, प्रेशर कांस्टेंट कर लो. तो यही इक्वेशन एक बार बन गई आपकी जब आपने N1 को कांस्टेंट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू N2. ठीक है, तो तब इक्वेशन बनी Q2 बार इज H2 बार माइनस H2 नॉट. इसी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू N1 कीपिंग N2 कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन बन जाती है ये. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज एडेड टू वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन at the specified concentration, that heat absorbed is called differential enthalpy of solution or you can call it partial enthalpy of solution. ठीक है, तो अब when appreciable amount of solvent is added to solution, so concentration changes, the heat absorbed is called integral enthalpy of dilution. तो ये definitions आपने ऐसे याद कर लेनी है. ठीक है, तो आपको सिंपल सा हो गया ये. जब आप सॉल्वेंट का एक डेफिनेट अमाउंट ले रहे हो तो आपकी इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप सॉल्वेंट का एप्रिसिएबल अमाउंट ले रहे हो तो है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है, जब एक अमाउंट ले रहे हो स्पेसिफाइड तो सॉल्यूशन है, जब एप्रिसिएबल ले रहे हो तो डाइल्यूशन है. उसी तरह से ये याद कर लेना है डिफरेंशियल, दिस इज डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्शियल. दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट की टर्म में बोलना है, अगर सॉल्वेंट की टर्म में बोलना है तो ऐसे होगा. ठीक है, इज एडेड टू वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट. या सॉल्यूट डालो तो वो आ गई आपकी इक्वेशन, अगर सॉल्वेंट की टर्म में है तो ये आ गई इक्वेशन. at a specified concentration, that heat absorbed is called differential enthalpy of
सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, तो ये आपने, मैं इसकी फ़ोटोज़ भी भेज दूंगी आपको। मैं दोबारा से बोल रही हूँ आपको कि दिस टॉपिक आपकी सिलेबस में है, नया टॉपिक है, आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है, तो आपने इसके पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में बच गया आपके पास एक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी फ्रॉम थर्मोकेमिकल डाटा, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट कि क्या रेजोनेंस होती है। तो अगर थोड़ा सा देखें आप, तो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता है, कोई कुछ को कर देता है, तो मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो उन सब स्ट्रक्चर्स का इंटरमीडिएट है, यही होती है रेजोनेंस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के ये स्ट्रक्चर्स बनाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है, कुछ को ये कर देता है लेकिन ये नहीं कर पाता, ठीक है, कुछ को ये कर देता है लेकिन ये नहीं कर पाता, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज़ अगर मैंने एक्सप्लेन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मेरे को ये स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी। तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इन सब का इंटरमीडिएट है, उसको बोलते हैं आप रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो उसमें से एक स्ट्रक्चर कोई ऐसा होता है जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? स्ट्रक्चर 1, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पढ़ा है कई बार, एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 393.5 किलो जूल पर मोल माइनस में। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन से, तो एंथैल्पी चेंज इज -393.5। दैट मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है 393.5 किलो जूल। तो ये क्या हुई? एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने सिंपली दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये निकली हीट रिलीज हुई। उसी तरह से अगर मैं कैलकुलेटेड देखूं तो कैलकुलेटेड कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? कैलकुलेटेड मीन्स जो आप खुद कैलकुलेट करोगे, वो आई एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द एटोमाइजेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स। तो अब देखना है आपने, ये आई कैलकुलेटेड निकालेंगे हम, ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली। अब हम खुद कैलकुलेट करेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बनेगा तो कितना हीट चेंज होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स वो आपके सामने है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है तो कार्बन और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैंने लिखा एनर्जी रिलीज, जब भी बॉन्ड बनता है, व्हेनेवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स कितनी आई? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके सामने है, क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रिलीज हो रही है तो माइनस में आ गई, प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मीन्स आप खुद देख लो, यहाँ आपका सॉलिड है कार्बन, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो वो गैस बन रहा है, तो दिस इज एटोमाइजेशन। तो यहाँ भी एनर्जी लगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, सॉलिड से गैस बनना। साथ में डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड की डिसोसिएशन भी हो रही है। वो कौन से बॉन्ड की डिसोसिएशन हो रही है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो ये जब टूट रहा है तो कितनी बॉन्ड एनर्जी है? प्लस बॉन्ड एनर्जी O डबल बॉन्ड O, यहाँ भी एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की जब फॉर्मेशन हो रही है तो एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इतनी हीट इज रिलीज्ड। अब मैंने कैलकुलेट कैसे करना है इसको, कैलकुलेटेड वैल्यू कैसी आई? दैट इज अगेन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड, दिस इज अगेन, दिस इज नथिंग बट दिस इज स्टैंडर्ड। वो कैसे निकालना है? एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, जो आपको पता है 2 कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड बन रहे हैं, प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द एटोमाइजेशन, सॉलिड से गैस बनना, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। डिसोसिएशन किस बॉन्ड की हो रही है? O डबल बॉन्ड O की, ठीक है। इन सब को आपने प्लस कर दिया तो कैलकुलेटेड आई मेरे पास 538 किलो जूल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आई मेरे पास कैलकुलेटेड, आई थिंक इट शुड बी इन माइनस, ठीक है, राइट। ये आई आपके पास -538 किलो जूल पर मोल। तो ये आई मेरे पास एक्सपेरिमेंटल
डेल्टा एच एफ नॉट कार्बन डाइऑक्साइड की, ये आई मेरे पास कैलकुलेटेड डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो है -931 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच नॉट एफ एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड डेल्टा एच नॉट एफ कितना आया, 931 किलो जूल पर मोल माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दैट इज लेस बाय 931 किलो जूल। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बाय 931 किलो जूल। स्टेबलाइजिंग एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी, इसको बोलते हैं आप स्टेबलाइजिंग एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। तो क्या हुई रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो भी वो डिफरेंस है उतने से एक्चुअल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बाय 931 किलो जूल। तो ये जो 931 किलो जूल माइनस में है, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस an additional 931 kilojoule of energy is required to dissociate 1 mole of carbon dioxide into its constituent atoms. So what is resonance energy? It is nothing, it is experimentally observed delta H naught F minus कैलकुलेटेड डेल्टा एच नॉट एफ। बस दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, आपने तो ये 2-3 स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 931 किलो जूल ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी एनर्जी नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बाय 931 किलो जूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करना है तो 931 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज नथिंग, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी आपकी बुक्स में नहीं दिया है अगर आपने मॉडर्न वाली बुक्स खरीदी है, ठीक है। तो इसके भी आपने नोट्स बना लेने हैं स्टूडेंट्स। तो इसके साथ अब आपका केमिकल एनर्जेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मैंने A to Z आपको उसमें सब कुछ करा दिया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए थे करने को, आई थिंक आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हो, बट ट्राई टू सॉल्व, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे उनको। दे आर वेरी सिंपल, आपकी बुक्स में भी सब कुछ दिया है, आपको बताया भी गया है। वीडियोज़ देखो, बार बार देखो, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो पूछो, ठीक है। थैंक यू।